Assalamualaikum class, I am Madiha Altaf, lecturer of HND at Times Institute Multan. Today we are going to study food processing and preservation. फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन में जो टॉपिक आज हमें स्टडी करना है वो है फूड पैकेजिंग. फूड पैकेजिंग पे हम लोग लास्ट टाइम हमने जो है वो इसका कुछ पार्ट कवर किया था फूड पैकेजिंग का. आज हम उसको कंप्लीट करेंगे. फूड पैकेजिंग में बेसिकली हम बात कर रहे थे कि फूड को पैक करने के लिए उसको प्रिजर्व करने से पहले जो है उसकी पैकेजिंग करते हैं, और पैकेजिंग के दौरान जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं वो किस किस टाइप का होता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग किस वेज से होती है, और वो हमारी फूड के लिए मतलब अगर हम लो क्वालिटी का यूज़ करें तो वो किस तरह से हमारी फूड को जो है वो कॉन्टामिनेटेड करता है, किस तरह से जो है वो फूड बोर्न इलनेस कॉज करता है. आज हमने जो मटेरियल स्टडी करना है वो है ग्लास. ग्लास पैकिंग जो है वो अगर हम प्रीवियस देखें तो प्रीवियस दौर में जो है वो ग्लास पैकिंग बहुत ज़्यादा नज़र आती थी. आजकल जो है वो ग्लास पैकिंग जो है वो ज़रा कम नज़र आती है क्योंकि आजकल न्यू मटेरियल ने उसकी जगह ले ली है. ग्लास वाज इंडिस्प्यूटेबली द पैकेजिंग मटेरियल फॉर मोस्ट फूड एंड फ्यू डिकेड्स अगो. ये फ्यू डिकेड्स अगो अगर हम देखें तो बहुत सारी फूड का जो मटेरियल होता था उसको स्टोर करने के लिए तो वो ग्लास होता था. नाउ अ कीनर कंपटीशन एग्जिस्ट बिटवीन ग्लास एंड अदर पैकेजिंग मटेरियल, कि अब जो है वो ग्लास और अदर पैकेजिंग मटेरियल में जो है वो एक कंपटीशन सा आ गया है जिसकी वजह से ग्लास जो है वो थोड़ा सा पीछे रह गया और अदर पैकेजिंग मटेरियल जो है वो आगे की तरफ आ गए हैं. आल्दो हैवियर देन मोस्ट अदर पैकेजिंग मटेरियल, बिकॉज ग्लास पैकिंग जो है वो अदर जो है पैकेजिंग मटेरियल की निस्बत जो है वो वेट में हैवियर होती है. बट और दूसरी बात ये है कि अगर हम इसको पैकेजिंग कर लें तो इसको एहतियात के साथ ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि ग्लास जो है वो इजी टू ब्रेकेबल होता है और अगर वो रास्ते में ही टूट जाए तो सारी पैकेजिंग ख़राब हो जाती है. तो आगे मतलब ग्लास कंटेनर्स आर स्टिल पॉपुलर फॉर फूड पैकेजिंग फॉर द नंबर ऑफ रीजंस, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी ग्लास पैकेजिंग अभी भी जो है वो फेमस है. उसकी कॉज क्या है हम देख लेते हैं कि उसके पीछे जो है वो नंबर ऑफ रीजंस आ जाती हैं कि जिसकी वजह से ग्लास पैकेजिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई द ग्लास पैकेजिंग इज इम्पॉर्टेंट? बिकॉज ड्यू टू दे आर इनर्ट, they are inert, okay, then generally transparent, okay, adaptable to high speed filling, मतलब अगर कोई प्रेशर टाइप की सी फीलिंग हो रही है तो उसके लिए भी ये एडेप्टेबल है. आर कंपैरेटिवली चीपर एंड रीजनेबल, okay, can resist high internal pressure and vertical loads, and the last one is deformation can only occur destructively. ओके, ये हमारे जो है वो ग्लास की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से जो आज के ज़माने में भी मटेरियल है उसकी निस्बत जो है वो ग्लास कुछ पैकेजिंग के लिए पॉपुलर है. बिकॉज दे आर इनर्ट, जनरली ट्रांसपेरेंट होता है और इसमें देख लेते हैं कि इजीली जो है वो मतलब नज़र आ जाता है कि चीज़ की क्या कंडीशन है क्या कंडीशन नहीं है. एडेप्टेबल टू हाई स्पीड फिलिंग, अगर कोई प्रेशर मशीन्स के थ्रू जो है किसी फ्रूट या वेजिटेबल की फिलिंग हो रही है तो उसके लिए भी ये
बेटर है। देन आर कंपैरेटिवली चीप एंड रीजनेबल होते हैं और चीपर होते हैं। कैन रेजिस्ट हाई इंटरनल प्रेशर एंड वर्टिकल लोड्स के हाई इंटरनल प्रेशर की वजह से, जैसे प्रेशर लोडिंग हुई है किसी भी फूड की तो उसकी वजह से भी जो है ये मतलब इसकी रेजिस्ट कर सकते हैं। और डिफॉर्मेशन कैन ओनली बी डिस्ट्रक्टिवली, मतलब अगर ये डिफॉर्म होने से भी बचा लेते हैं फूड को। जैसे कि आपने देखा होगा कि शीशे के जार वगैरह अवेलेबल होते हैं आमतौर पे, जो आपके पाउडर थिंग्स हैं, या आप अभी भी ऐसा है कि आपने अपनी कोई भी जो फूड है उसको स्टोर करना है, जैसे आप अगर कोई पैकेजिंग फूड, मतलब अगर आप मिल्क की लेकर आए हैं, कोई भी आप बाहर से जो है वो कुछ भी मतलब अगर पैकेट्स में लेकर आए हैं तो कुछ टाइम अगर आप उसको खोल के रख देते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर जो है वो मॉइस्चर लेवल जो है उसके अंदर का इंक्रीज हो जाता है, उसमें माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो क्या होता है कि अगर आप जो है वो ग्लास जार वगैरह में एयर टाइप के जो ग्लास मटेरियल जार्स हैं उसमें अगर रखें तो उसमें जो है वो मॉइस्चर लेवल और एयर को जो है वो कंट्रोल करता है और काफ़ी टाइम तक जो है वो फूड आपकी स्टोर हो जाती है और इंसेक्ट्स भी उसमें नहीं आते। देन अच्छा उसके बाद आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग का क्या रोल है। कमर्शियल कंटेनर ग्लास इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग। क्या होता है कि सबसे पहले जो अभी हम कमर्शलाइज तौर पे जो है वो ग्लास मेकिंग कर रहे हैं तो वो हीटिंग से, आपको पता है कि ग्लास को जो है वो मोल्ड करते हैं हीट करके, ताकि उसको एक स्पेसिफिक किस्म की शेप में लेकर आया जा सके। तो सबसे पहले उसको हीट करते हैं 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको हीट करेंगे, ठीक है। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो एक बहुत बड़ा टेम्परेचर है, उस पर उसको हीट करते हैं। देन क्या होता है कि उसके बाद उसको कूलिंग टेम्परेचर पे ले आते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से आप उसको हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो मोल्टन स्टेट में आ जाएगा, मतलब लीवी सी जो एक स्टेज हो जाती है, मोल्टन टाइप की सी जो लिक्विडी सी स्टेज आ जाती है, या उसको लेवा वाली स्टेज कहते हैं, तो उसमें आ जाएगा। फिर आप उसको जो है वो डिफरेंट किस्म के मोल्ड्स में या सांचों में डाल के उसको स्पेसिफिक किस्म की शेपिंग में ले आते हैं। देन क्या है, मिक्सचर्स ऑफ सिलिकॉन ऑक्सीडाइज 74% होता है, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड 7% होगा, सोडियम ऑक्साइड 18% होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड 1% होगा एंड ट्रेसेस ऑफ फेरस ऑक्साइड एंड मैंगनीज ऑक्साइड भी इसमें कुछ टू सम एक्सटेंट प्रेजेंट होंगे। दिस इज poured into molds in which compressed air is passed from the next side of the container। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको टेम्परेचर कर रहे हैं तो क्या होगा कि वो एक मोल्टन स्टेट में आ गया, उसके बाद आप उसमें जो है वो कुछ टाइप ऑफ मिनरल्स की प्रेजेंट थी और उसके बाद जो है आपने उसको एक मोल्ड वाले, मतलब मोल्ड जो भी आपका शेपिंग मोल्ड है पड़ा, उसमें आपने उस मोल्टन स्टेट वाले मटेरियल को डाल दिया। देन क्या हुआ, उसमें एयर प्रेस की गई उसकी नेक वाले साइड से, कंटेनर जो उसका था, तो फिर उसको जो है एक स्पेसिफिक किस्म की शेप आ गई। Presents the liquid glass toward the sides and other particular shapes of the molds. After the glass container is formed, it is submitted to an जो है एनालाइंग जो है एक टर्म होती है, हीट द मेटल एंड अलाउड टू कूल। एनालाइंग जो टर्म यूज की जाती है उसका मीन होता है कि एक मेटल को जो है वो आप हीट करें फिर उसके बाद उसको अलाउ कर दें कूल होने के लिए। अच्छा, देन इन दिस प्रोसेस द कंटेनर इज हीटेड अबाउट 540 डिग्री सेंटीग्रेड इन द बिगनिंग एंड अबाउट 260 डिग्री सेंटीग्रेड। अनाइंग जो स्टेज होगी जिसमें आपने जो है वो अपने वो मोल्टन वाली स्टेज जो आपने मोल्ड्स में डाल के रखी थी, उसके बाद जो अनालाइंग स्टेज आ जाएगी, उसमें ये होगा कि आपने अपने मैटर को जो है वो कूल कर लिया 540, पहले 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसे मोल्टन स्टेट में लाए थे, फिर उसके बाद जब उसको हमने सांचे में डाल दिया, उसके मोल्ड्स में डाल दिया, तो 540 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है फर्दर जो है उसे 280 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है आपने उसको बर्न किया। देन उसके बाद उसको कूल करने के लिए अलाउ कर दिया ताकि वो अपनी स्पेसिफिक टाइप की शेप में आ जाए। अब ग्लास कंटेनर की सील भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ग्लास कंटेनर एक बोतल नुमा आपकी या जार का जो है वो बन गया। अब उसके अपर का कवर जब तक नहीं आप बनाएंगे तो क्या है, उसमें एयर प्रेजेंट हो जाएगी, उसमें मॉइस्चर आ जाएगा, ठीक है। तो अब अपर जो कंटेनर का जो मतलब सील बनानी है वो भी इंपॉर्टेंट होती है, या तो वो कोई कॉर्क हो सकती है, ठीक है, या कोई स्क्रू गेज हो सकती है, या फिर जो है वो मतलब एयर टाइट सा, या फिर आप उसको ढक्कन भी कोई लगा सकते हैं, या आप क्या करते हैं कि उसको सील पैक सा भी कर सकते हैं। तो वो डिफरेंट किस्म की होती है, या तो कोई स्टॉपर भी हो सकता है, या मतलब पिल्फर प्रूफ कैप्स भी हो सकती हैं, एल्यूमिनियम कैप्स भी हो सकती हैं, मेटल स्क्रू कैप्स भी हो सकती हैं, क्राउन भी हो सकते हैं, कॉर्क्स भी हो सकते हैं,
और इस तरह जो है वो सील कर देते हैं हम अपने ग्लास कंटेनर को जो हमने बनाया है, और उसके ऊपर जो है वो सील लगा के कोई भी उसकी जो कवरिंग की स्टेट हो सकती है वो उसके ऊपर हम प्लेस करते हैं। और उससे क्या होता है कि हमारा जो है एक स्पेसिफिक किस्म का मतलब एक हमारा प्रिजर्वेशन के लिए जो है हमारे पास एक पैकेजिंग कवर आ गया ग्लास वाला। आज ग्लास फ्रैक्चर्स क्या होता है, ग्लास की जो है वो मतलब उसका ब्रेकडाउन क्या होगा या फ्रैक्चर्स की वजह क्या होती है। Brittleness is the most limiting property of glass which is associated with characteristic sudden failure from tensile stress। कि क्या है कि अप्रॉक्सीमेटली मतलब उसके ऊपर एक फोर्स आ गई है जिसने जो है उसको मतलब तोड़ दिया है, ब्रेक कर दिया है, या वो गिरा, एक ज़ोरदार ज़मीन से गिरा तो हो गया, या ऐसा है कि पैकेजिंग जब वो ट्रांसपोर्ट हो रही थी तो आपस में टकराया, ज़ोरदार उसके ऊपर फोर्स आई तो जिसकी वजह से उसमें क्रैक सा पड़ गया। Good glass manufacturing practices include the selection of optimal raw material, architecturally designed molds and aligning and cooling temperature. These greatly improve the glass strength। कि अब डिपेंड करता है कि गुड्स मैन्युफैक्चरिंग ग्लास प्रैक्टिसेस जो है उसमें आप मटेरियल इतना अच्छा यूज़ करते हैं, उसके बाद आपका जो कुकिंग मतलब उसको मेकिंग का जो है वो प्रोसेस है, फिर उसके बाद एनालाइंग प्रोसेस जो है उसको आप इतने बेटर तरीके से मतलब आप सॉर्ट आउट करते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है, और उससे जो है उसकी ब्रेकेज ईजी नहीं रहती, उसकी मतलब स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ग्लास कंटेनर मस्ट बी हैंडल विद ग्रेट केयर टू रिड्यूस सरफेस स्क्रैचिंग। आपने जाहिर सी बात है उसको जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो हैंडल करना है ताकि उसकी जो सरफेस है उसके ऊपर स्क्रैचिंग ना हो। सिंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बोटल्स रिजिडनेस। तो ये बोतल मतलब कुछ बोटल्स में अब आप देख लें, आपकी जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं बड़ी, ठीक है, अब बोटल्स है ना, तो बोटल्स की सूरत में भी हो सकता है, आपके जार की सूरत में भी हो जाता है, जो कि हमारी कॉमन जो है, अब देखिए पेप्सी कोक वगैरह की जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, जो हमारी रेगुलर बोतल होती है वो अभी भी जो है वो स्टिल ग्लास की ही होती है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपने उसके ऊपर स्क्रैचेस ना हो आउटर। अब देख लें अगर उसके ऊपर आउटर स्क्रैचेस आ जाएंगे तो उसकी अपीयरेंस कितनी बुरी लगना स्टार्ट हो जाती है और आपको लगेगा ही नहीं कि वो ओरिजिनल है। अब देखें ऐसे लगेगा कि ये भरी हुई बोतल आई है कहीं से, या आप यूँ कह सकते हैं कि ये 2 नंबर बोतल है। अगर आप उसकी अपीयरेंस देखें और आप ये कहें कि कितने स्क्रैचेस लगे हुए हैं, लग ही नहीं रहा ये बोतल फ्रेश है, ये रीयूज़ हुई है। माना कि रीयूज़ होती है, लेकिन अपीयरेंस मैटर करती है कि किस तरह की है उसकी अपीयरेंस। The most common internal fractures foci for glass containers are caused by either thermal shock and impact। अब थर्मल शॉक इम्पैक्ट की वजह से भी जो है उसका ब्रेकडाउन हो सकता है। रिटर्नेबल एंड नॉन रिटर्नेबल बोटल्स, अब डिपेंड करता है कि जो हमारी बोटल्स हैं, ये अभी जैसे मैं बात कर रही थी कि हमारी जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की जो हमारी बोटल्स है हम वापस करते हैं दुकान वाले को, दुकान वाले के पास आता है वो हमारा मतलब जो भी हमारी पेप्सी है या कोक है, 7 अप है, स्प्राइट है, जो भी है हमारी कोल्ड ड्रिंक, उसके जो मैन्युफैक्चरर है वो उसके पास आते हैं, वो उसका जो है वो खाली क्रेट उठा के ले जाते हैं और भरा हुआ उसको दे जाते हैं। वो जो खाली होता है उसको जाके वॉश करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो दोबारा जो है उसको रीयूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं कि कंडीशंस क्या होती है रिटर्नेबल और नॉन रिटर्नेबल बोटल्स की। ग्लास कंटेनर्स आर मैन्युफैक्चर्ड इधर फॉर वन टाइम, ठीक है। ग्लास कंटेनर्स है जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो 1 टाइम होते हैं और रिपीटेड यूजेस, मतलब एक टाइम जो है हमने उसको बना दिया, उसके बाद हमने उसका रिपीटेडली जो है वो यूज़ किया। रिटर्नेबल ग्लास कंटेनर्स आर यूजुअली थिकर एंड हैव मोर इफेक्टिव प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन देयर एक्सटीरियर सरफेस देन वन वे कंटेनर्स। क्या है कि जो रिटर्नेबल होंगे उसको हम इतनी मोटी सरफेस वगैरह से बनाएंगे, अपनी बोटल्स ही ले लें, कोल्ड ड्रिंक की जो बोटल्स होती है वो मोटे वाले शीशे से बनी हुई होती है कि वो ईजी टू ब्रेकेबल ना हो। समटाइम ऐसे पड़े हुए फर्श पे जो है वो गिर भी जाती है, तो क्या होता है वो इतनी जल्दी डैमेज नहीं होती कि अगर उसके ऊपर कोई ज़ोरदार या आपने उसे उठा के कहीं इधर उधर मारा है तो उसकी वजह से जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। ओके, ये मटेरियल ही ऐसा चूज़ किया जाता है क्योंकि हमने इसको रिटर्नेबल यूज़ के लिए पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए इसका मटेरियल अच्छा होता है। द यूज़ ऑफ रिटर्नेबल बोतल इज पॉपुलर इन द डेवलपिंग कंट्रीज फॉर कार्बोनेटेड बेवरेजेस। दीज बोटल्स आर कंसिडर्ड चीप पैकेजेस फॉर लो कॉस्ट लिक्विड प्रोडक्ट्स ऑफ रिलेटिवली शॉर्ट लाइफ स्पैन। कि इसमें क्या है कि रिलेटिवली शॉर्ट लाइफ स्पैन के लिए जो है वो हम उसका यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद उसको रीयूज़ कर लेते हैं। क्या है उसमें भी कंडीशंस होती है कि बोतल जो है वो डैमेज ना हो, उसका अपर कॉर्नर जो है वो टूटा हुआ ना हो। तो जाहिर सी बात है क्योंकि जब उसके ऊपर कॉर्क वगैरह लगाएंगे, उसको प्रेशर टाइट करेंगे, तो अगर उसका ऊपर से जो है वो कॉर्नर या उसकी जो अपर वाला जो माउथ वाला पार्ट है अगर वो डैमेज होगा तो डेफिनेटली वो यूजेबल नहीं है। फ्लेक्सिबल एंड रिजिड सेलुलोज एंड प्लास्टिक्स, अब बात आ जाती है कि क्या है कि हमारे पास जो है एक तो हमने ग्लास की बात कर ली, ग्लास के बाद हमारे पास जो मटेरियल आ जाता है वो है फ्लेक्सिबल एंड रिजिड सेलुलोसाइस मटेरियल।
ये कौन सा मटेरियल होता है? ये जो हमारे टिन केन्स वगैरह होते हैं ना, उसके लिए हम यूज करते हैं। फ्लेक्सिबल एंड रिजिड सेलुलोसिक मटेरियल। अच्छा, देख लेते हैं कि ये कौन सा मटेरियल है। सेलुलोज बेस्ड कंपाउंड्स एंड प्लास्टिक्स इज फ्लेक्सिबल, सेमी रिजिड एंड रिजिड फॉर्म आर इंपॉर्टेंट पैकेजिंग मटेरियल। ठीक है, सेलुलोज है, प्लास्टिक्स है, ये एक रिजिड और सेमी रिजिड पैकेजिंग मटेरियल है। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम बेसिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन सेलुलोज। इन केस ऑफ, मतलब ये जो बेसिकली जो बना होता है वो सेलुलोज की इसकी बेस होती है। ये जो आपके टिन केन्स वगैरह आ जाते हैं, ये हमारे पास जो है ये बच्चों के, हमारे पास फार्मूला मिल्क जो आ जाते हैं उसकी जो डब्बे होते हैं टिन केन वगैरह के, वो आ जाते हैं इसमें। अमंग द इम्पॉर्टेंट सेलुलोज यूज्ड एज फूड पैकेजिंग मटेरियल एंड सेलोफेन्स एंड सेलुलोज एसीटेट। द प्लास्टिक इम्प्लाई फॉर फूड पैकेजिंग आर पॉलीमाइड। अच्छा, जो सेलुलोज मटेरियल यूज होता है वो जो है आमतौर पे पैकेजिंग मटेरियल के लिए सेलोफेन, जो उसमें सेलुलोज होते हैं वो यूज होते हैं। और जो प्लास्टिक, ये एक टाइप ऑफ जो है वो सेलुलोज है। और प्लास्टिक मटेरियल में जो होते हैं वो पॉलीअमाइड्स और नाइलॉन और पॉलीप्रोफाइनाइल रेजिन्स एंड पॉलीस्टाइरीन रेजिन्स और पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीविनाइल डाइओन वगैरह यूज होते हैं। सेलुलोज से जो मटेरियल वगैरह हम बना रहे हैं, मैंने आपको बताया कि वो टिन केन वगैरह जो हम बनाए होते हैं उसकी जो है वो आउटर कवरिंग होती है। और दूसरा जो हमारा प्लास्टिक मटेरियल है वो हमारा क्या होता है, ये जो डिस्पोजेबल वगैरह हम बर्तन यूज़ कर रहे हैं उसमें जो है वो बेसिकली उसका ज़्यादातर यूज़ हो जाता है। ये इसकी डेंसिटी वगैरह ज़रा हाई होती है और डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं। समटाइम क्या होता है, ये जो हमारे डिस्पोजेबल बर्तन वगैरह होते हैं ये हमारे लिए डेंजरस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो है वो हीटिंग टेम्परेचर इतना नहीं है। हम बाहर से जो है वो फूड परचेज करके आए हैं और हमने फ़ौरन से जो है उसे गरम गरम, या फिर किसी ने पैकिंग करते हुए उसमें गरम गरम फूड डाल दिया, तो वो प्लास्टिक जो है वो हीट हो जाएगा, बर्न होकर उसमें जो है वो टॉक्सिसिटी हमारी फूड में आ जाएगी। या आजकल क्या होता है, सेलुलोज मेटल प्लेट्स वगैरह भी बनी हुई होती हैं, जो कि आप अच्छे वाले किसी रेस्टोरेंट्स में जाए तो आपकी जो फूड पैकेजिंग होती है वो एक ट्रे सी होती है नीचे से, जिसके ऊपर जो है वो गत्ते का कवर वगैरह लगा देते हैं और वो सेलुलोज मटेरियल में पैक करके देते हैं। फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेपर प्रोडक्ट के हमारे पास रिजिड पेपर प्रोडक्ट्स कौन सी आ जाती है? पेपर इज मोर इम्पॉर्टेंट पैकेजिंग मटेरियल। अब आपको पता है कि पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे पास आ जाता है। फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेपर मटेरियल। पेपर आपको पता है कि हर जगह इसका यूज़ होता है। आमतौर पे हम किसी भी जो है वो नॉर्मल से किसी शॉप वगैरह पे जाते हैं तो वो पेपर के बैग्स वगैरह में डाल देते हैं। और आजकल जो हमारी न्यू सिक्योरिटी हुई है उसके अकॉर्डिंग जो है वो कागज़ के बैग्स वगैरह में हमें चीज़ें डाल के देते हैं। और उन्होंने जो है वो पॉलीथीन बैग्स, हमारे जो शॉपर्स हैं उस पर पाबंदी लगा दी है। क्यों? क्योंकि उसमें मटीरियल ऐसा यूज़ करते हैं कि वो हमारी फूड को कॉन्टामिनेटेड कर देते हैं। देन उसके बाद जो है इसमें फर्दर किस्म के पाउचेस की टाइप्स आ जाती हैं कि बैग वगैरह में कौन कौन से जो है वो जो किस किस टाइप का जो है वो मटेरियल यूज़ होता है और किस तरह से उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। फिर लेमिनेट्स एंड मल्टी लेयर मटेरियल। अब मल्टी लेयर मटेरियल भी कुछ होता है। पैकेजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल, ग्लास, पेपर, सेलुलोज एंड प्लास्टिक फिल्म्स रिवेल दैट नो सिंगल चेंजिंग मटेरियल एग्जिबिट इन द डिजायरेबल एटीट्यूड्स ऑफ द आइडियल पैकेजिंग। अब कुछ मल्टी लेयर पैकेजिंग भी होती है कि आप देखते हैं कि एक मतलब समझे कि एक कागज़ का कोई बैग बना हुआ है, उसमें 2 से 3 उसको थिक टाइप का बनाया हुआ है, उसमें 2 से 3, या आमतौर पे आप कोई भी मटेरियल बाहर से परचेज करते हैं, जैसे आप सीमेंट वगैरह के बैग देख लें तो वो 2 से 3 कागज़ आपस में जुड़े हुए होते हैं, वो मल्टी लेयर्ड होता है। उसके बाद है रिटोर्ड पाउचेस वगैरह भी हमारे जो है वो यूज़ होते हैं कि उसमें जो है वो कितनी टाइप की जो है वो मटेरियल वगैरह यूज़ है। प्रोटेक्टिव पैकेजिंग एंड ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट, इसमें भी कुछ पैकेजिंग मटेरियल है जो कि हमारे इन्वायरमेंट को जो है वो कंट्रोल करता है कि मतलब थिक टाइप का होना चाहिए कि अगर रास्ते में जो है वो गर्मी है या मतलब जो भी है, आप फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि आप आइसक्रीम जो है वो गर्मियों में परचेज करके ला रहे हैं तो वो आइसक्रीम को जो है वो एक अखबार के कागज़ में जो है वो अच्छे तरीके से रैप करके फिर उसके बाद उसको आपको दे देते हैं ताकि रास्ते में जो है वो मेल्ट ना हो। तो इस तरह का जो प्रोटेक्शन कवर वगैरह यूज़ करते हैं मटेरियल से ताकि जो है
वो हमारी फूड जो है वो कॉन्टामिनेटेड ना हो। फिर उसके बाद फूड लेबलिंग भी आ जाती है कि जब भी आपने कोई भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की है, ठीक है, फूड लेवल का क्या रोल होता है? फूड लेवल का ये रोल होगा कि आपको पता चल जाए कि इस फूड के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, ठीक है। एक प्रोडक्ट बनाई गई है, उसके पीछे आपने अक्सर पढ़ा होगा एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, आपने देखा होगा कि न्यूट्रिशनल फैक्ट लिखे हुए होते हैं। न्यूट्रिशनल फैक्ट मींस इसमें कार्ब्स 50% है, प्रोटीन 10% है, फैट्स जो है 2% है, विटामिन ए इसमें जो है वो 20 माइक्रोग्राम है। फॉर एग्जाम्पल विटामिन सी है, विटामिन डी है। तो एक प्रोडक्ट के पीछे जो है उसके न्यूट्रिशनल फैक्ट लिखे होते हैं। तो लेबलिंग जो है वो हमें हेल्पफुल होती है किसमें, कि हम फूड को चूज़ कर ले राइट वे में। अब मैन्युफैक्चरर के लिए लेबलिंग इसलिए ज़रूरी है कि वो उसके आउटर कवर को अट्रैक्टिव सा बना देगा, उसके ऊपर कोई कलरफुल डाल देगा, उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट सी डाल देगा, कोई न्यूट्रिशनल क्लेम सा डाल देगा और लेबलिंग कर देगा कि इसमें ये चीज़ें हैं, इसमें ये उसका इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं, ये मेथड ऑफ मतलब प्रोडक्शन इसका ये है, ठीक है। अब आप जाते हैं, आपने मार्केट में जाके देख लिया, फॉर एग्जांपल अगर किसी को किसी टाइप की फूड एलर्जी है, कोई भी आप पैक्ड फूड उठा रहे हैं उसके पीछे से पढ़ लेंगे कि इसमें अगर किसी को जो है वो पीनट एलर्जी है तो वो देख लेगा कि इसके इंग्रेडिएंट में पीनट तो नहीं है, या यूँ देख लेगा कि अगर किसी को प्रोटीन एलर्जी है तो इसमें प्रोटीन की कौन सी वाली क्वान्टिटी है, या मतलब कितनी क्वान्टिटी में प्रोटीन है, या जो भी आपको जिस टाइप की फूड से एलर्जी है, किसी को एग एलर्जी है किसी, तो आप देख लेते हैं कि इसमें के मतलब लेबलिंग को पढ़ के आपको आइडिया हो जाएगा। या अगर किसी स्पेसिफिक किस्म की डिजीज़ के लिए आप जो है वो फूड यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप देख लेंगे उसके पीछे कि मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में कौन कौन से उसके इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं और वाकई ही ये हमारी डिजीज़ को प्रिवेंट करने में हेल्पफुल होंगे कि नहीं होंगे। तो लेबलिंग जो है वो मैन्युफैक्चरर के लिए भी और कंज्यूमर के लिए भी, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेबलिंग में क्या क्या चीज़ें आ जाती है? द नेम ऑफ द फूड, लिस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट, नेट कंटेंट ऑफ ड्रेन फूड, नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, लॉट आइडेंटिफिकेशन, डेट, मार्केटिंग एंड स्टोरेज इंस्ट्रक्शन मींस प्रोडक्शन डेट भी होती है और उसकी एक्सपायरी डेट भी होती है। इंस्ट्रक्शन फॉर यूज़, आपने उसको यूज़ बताना है कि आपने कितने टेम्परेचर पे उसको स्टोर करना है, अगर कोई कुक करने वाली फूड है तो कितने टेम्परेचर पे उसको कुक करना है, और मतलब आफ्टर ओपनिंग जो है वो कितने डेज तक इसको रखना है। ये सब चीज़ें जो है इसकी लेबलिंग में आ जाती है। इसमें कुछ न्यूट्रिशनल हेल्थ क्लेम्स वगैरह आ जाते हैं। वो फर्दर जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो अच्छी डिटेल्स जो है वो आपको पढ़ेंगे, मतलब बहुत अच्छी डिटेल्स आपको पता चलेंगी कि न्यूट्रिशनल लेबलिंग और हेल्थ क्लेम्स वगैरह में क्या डिफरेंस होता है। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच क्लास, अल्लाह हाफिज़।